हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। सो गाइस, हम लोग ने क्या किया था? हम लोग ने नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे चैप्टर्स का मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। और ये लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को लगता है कि भाई ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। हम लोग ने क्या किया है, इस छोटी सी वीडियो में आपको वो जो छोटा सा टॉपिक है जो आपको लग रहा था बहुत टफ है, उसको बहुत इजीली समझा दिया है। उसके बाद आपको बुक की एक बार रीडिंग करनी है और एक बार और वीडियो देखनी है। उसके बाद वो टॉपिक क्या हो जाएगा, आपको एकदम फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। और वो टॉपिक क्या है? सिंपल है, रोल ऑफ आर्मी एंड डिप्लोमेसी इन बिल्डिंग अ नेशन स्टेट। मतलब कि आपने आर्मी का कैसे इस्तेमाल किया, आपने कैसे आर्मी का इस्तेमाल किया, आपने कैसे वॉर लड़ी और आपने क्या किया, एक नए स्टेट का क्या कहते हैं, एक तरीके से क्या कर दिया, पुनर्गठन कर दिया, या बोल सकते हैं कि यूनिफाई कर दिया, एक नया स्टेट बना दिया। उसमें सबसे पहले क्या आता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। राइट, सबसे पहले क्या आता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई जर्मनी में पहले से भी एक लिबरल मूवमेंट चल रहा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला 1848। राइट, तो कुछ इवेंट्स हुए थे जिन्होंने क्या किया, एक तरीके से बांध के रखा एक दूसरे को, क्या कि ये भाई ये स्टेप होते गए और आखिर में क्या मिल गया आपको, यूनिफिकेशन मिल गया या आजादी मिल गई। सिंपल चीज ये, जैसे आप इंडिया के नेशनलिज्म की बात करोगे तो भाई एक दिन में आपको आजादी नहीं मिली। आपको पता है कि कई सारे स्टेप्स, कई सारे इवेंट्स हुए, वो सब पाइल अप होते गए, ऐड ऑन होते गए और वो सब एक मूवमेंट बना जिसको नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। तब जाके उस नेशनल मूवमेंट ने भी कई साल स्ट्रगल किया, तब हमको क्या मिलती है, आजादी मिलती है। सिंपल वही चीज है, वो चाहे 1885 की कांग्रेस का गठन हो, 1857 की रिवोल्ट हो, 1905 का पार्टीशन हो, 1916 का लखनऊ रिवोल्ट हो, लखनऊ पैक्ट हो, वो सब मिलके बना ना हमारा नेशनल मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेम वैसे ही आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी कई सारी चीजें हुई जिन्होंने मिलकर क्या किया, जर्मनी को यूनिफाई किया। पहला क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो 1848 में हुआ था, जिसमें किंग को क्या कर दिया गया था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कर दिया गया था या पार्लियामेंट के अंदर कर दिया था, जिसको किंग ने क्या कर दिया था, कहा था कि हम इसको नहीं मानेंगे। दूसरा क्या हुआ, प्रशिया के अंदर प्रशिया ने एक तरीके से ये बोल दिया कि भाई अब मैं क्या करूंगा, यूनिफाई करूंगा, किसको, जर्मनी को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब किंग को पता चला कि भाई, जब लिबरल्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में किंग को पार्लियामेंट के अंडर कर दिया कि भाई किंग सारे रूल्स नहीं वो करेंगे, कि एक तरीके से किंग क्या हो जाएंगे, पार्लियामेंट के अंडर आ जाएंगे, पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा उनको। किंग ने उसको कैंसिल कर दिया। किंग ने बाकी और मुनाक के साथ मिलके मिलिट्री सपोर्ट लेके और जो लार्ज लैंड ओनर्स है, जिनको हम लोग जंकर्स बोलते हैं, जिनके साथ मदद से क्या किया इन्होंने, इस रिवोल्ट को, मतलब कि जो लिबरल मूवमेंट था उसको दबाने की कोशिश की। तब वहां पे प्रशिया कहता है कि भैया अब हम क्या करेंगे, प्रशिया टुक ओवर द लीडरशिप फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। उसने कहा कि भाई अब मैं नेशनल यूनिफिकेशन में आ गया हूं और मैं मदद करूंगा क्या करने, जर्मनी को यूनिफाई करने में। सिंपल चीज है। और तीसरा क्या है, तीसरा आपको पता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। अब ऑटो वन बिस्मार्क खाली भाई वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑटो वन बिस्मार्क का इंडिया से भी कुछ लेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया से कैसे लेंगे, जैसे ही ऑटो वन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हेल्प की, सेम वैसे एक इंसान थे, एक फ्रीडम फाइटर थे इंडिया में, जिन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में हेल्प की। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, नहीं तो आप इंडिया क्या होता, कई सारे स्टेट्स में बटा होता। और वो कौन था, सरदार पटेल। सिंपल चीज क्या, सरदार पटेल को इसीलिए कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया। समझ गए, ये चाहे वो आप हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, कई सारी ऐसे प्रोविंसेस से जो इंडिया से अलग होना चाहते थे, बट क्या कहते हैं, हमारे सरदार पटेल ने क्या किया, आयरन मैन ने क्या किया, उन सबको इंडिया का हिस्सा बनाया, यूनिफाई किया। तो सिंपल चीज क्या, ऑटो वन बिस्मार्क जैसे जर्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सरदार पटेल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। राइट, अब ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, वही है जो मेन आर्किटेक्ट है, जो इस पूरे प्रोसेस जिसको यूनिफिकेशन ऑफ हम जर्मनी कहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्होंने क्या किया, 3 वॉर्स लड़वाई, 3 वॉर्स लड़ी, जिसमें अब डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हुआ, जो कि 7 ईयर्स तक चला। और उसके बाद क्या होता है, उसमें आप देखते हो कि जर्मनी प्रशिया जीत जाता है, और इसकी बाद यही है जिसने प्रशिया की जर्मनी की यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद प्रशिया के जो किंग थे विलियम वन, उनको बोला गया कि भाई आप क्या करोगे, जर्मन के एम्परर बनोगे, जर्मनी के एम्परर बनोगे। और इस एक सेरेमनी होती है 1871 में, जिनमें उनको क्या किया जाता है, जर्मनी का एम्परर एक तरीके से डिसाइड करवा दिया जाता है कि भाई आप है क्या, जर्मनी के एम्परर। अब बात करें कि भाई नेशन बिल्डिंग, जब आप देख रहे हो जर्मनी बन रहा है, तो भाई नाम जर्मनी है बट उस पर कंट्रोल एक तरीके से क्या, पूरी तरीके से प्रशिया का है। राइट, देखोगे ये जो किंग थे, ये पहले कहां के थे, प्रशिया के किंग थे। राइट, अब किसके किंग हो गए, जर्मनी के। मतलब प्रशिया का कंट्रोल कहीं ना कहीं एक तरीके से, भले प्रशिया ना हो अब, मगर उसका दबदबा कहां है, जर्मनी के ऊपर। तो वही चीज देखेंगे आप कि भाई जब नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा था, तो वहां पे आप देख रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ प्रशिया दिखता है। कैसे कि आप देख रहे हो मॉडर्नाइजिंग बैंकिंग, करेंसी, जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, जो भी होगा ये सब किसके हिसाब से चल रहा था, जैसे प्रशिया चलाना चाह रहा था।
सिंपल चीज समझ गए आप, ये है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगला सिंपल क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब आप इटली देखोगे तो क्या है, इटली 7 हिस्सों में क्या था, डिवाइडेड था। आप देख रहे हो मिडिल इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, है ना। नॉर्दर्न स्टेट वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ये नॉर्दर्न स्टेट किसके पास था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास था। सदर्न स्टेट किसके पास था, बर्बन स्पेन, ठीक है। और जो सेंटर वाला था वो किसके पास था, पोप के पास था, ठीक। ये एक सार्डिनिया, पीडमोंट, ये दो एक और हिस्सा है, ये भी किसी के पास था, राइट। ये भी किसके अंडर था, ये था आपका और आप देखोगे इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट बीन एक्वायर्ड एज अ कॉमन फॉर्म। आप देख रहे हो यूनिफिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लैंग्वेज। अगर किसी कंट्री की एक ही लैंग्वेज है तो हमको पता चलता है, जैसे हमको अब पता है कि इटालियन लैंग्वेज कहाँ की, इटली की है। क्यों, ये पूरा इटली कंट्री है, राइट। उस समय 7 हिस्सों में बटा था, तो वहां पे इटली एक नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, बस ये बात, ठीक है। यूनिफिकेशन प्रोसेस वाज लेड बाय 3 रेवोल्यूशनरीज। आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस कौन है, गिउसेप्पे मैज़िनी, काउंट डे कवोर और गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ, आप देखते हो किसके, इटली में, राइट। अब हम बात करें कैसे क्या क्या हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो मजीनी जो थे उन्होंने कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। हम लोग ने पढ़ा था कि सीक्रेट सोसाइटीज कब बनाई जाती हैं, जब आपको गवर्नमेंट को या जो किंग है जो आपके अगेंस्ट है उससे आपको छुप के कोई काम करना हो तो आप सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप उसके सामने होगे तो वो आपको रिप्रेस करेगा, आपको दबाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी किंग हो चाहे कोई भी डिक्टेटर हो, वो अपने सामने डिसेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब आप समझो, आप अगर आप किंग हो और डिक्टेटर हो तो डिक्टेटर के सामने आप कभी भी उसके बारे में ये नहीं बोल सकते कि आपने गलत किया। क्यों, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा, वो आपको जेल में भेज देगा। तो डिक्टेटर्स तो ऐसे ही हैं, राइट। अब बात करते हैं क्या गिउसेप्पे मैज़िनी क्या किया, गिउसेप्पे मैज़िनी ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जैसे यंग इटली हो, ठीक है। उनका मेन काम था क्या, इटली का कैसे भी करके यूनिफिकेशन करना हो, ठीक है। यंग इटली था, आपको पता है कि, और उन्होंने क्या, सार्डिनिया पीडमोंट, जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, सार्डिनिया और पीडमोंट ये 2 एरियाज थे, राइट। सार्डिनिया और पीडमोंट क्या हो गया, ये इनके इनमें ऑस्ट्रिया जो फोर्सेस है उनको डिफीट किया गया, और इसके हेड कौन थे, काउंट कैवोर, राइट। काउंट कैवोर ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को हराया, ठीक है। विद द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशन अपराइजिंग इन 1831 द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिल द किंग वेक्टर इमैनुअल, ये वहां के किंग थे, ठीक है। अब फिर आप देखते हो रूलर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट टू यूनिफाई इटालियन स्टेट, मतलब आप देख रहे हो धीरे धीरे करके इटली में भी कई सारे रिवोल्ट होते हैं ताकि लोग क्या कर सकते हैं, इटली को यूनिफाई कर ले, राइट। तो आपने देखा मैज़िनी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आप देख रहे काउंट डेवोर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आप देखते हो कि उसके बाद विद टाइम धीरे धीरे आप देखते हो कि क्या होता है, इटली का यूनिफिकेशन होने लगता है। ये एक ही दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इसमें कई लोगों का टाइम कई समय लगा, कई ईयर्स लगे इसको यूनिफाई होने में, राइट। फिर आप देखते हो कि इसमें क्या दिया जाता है, एक और चीज थी भाई, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी के बारे में इसमें शायद मेंशन नहीं है, बस ये चीज याद रखिए, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी किसके मेंबर थे, एक रेड शर्ट करके एक यूनियन थी, उसके वो क्या थे, मेंबर्स थे। वो भी एक तरीके का क्या था, वो भी एक तरीके का आप देखते हो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, रेवोल्यूशंस करने के लिए वो बनाए गए थे। और आपने ये भी पढ़ा था कि भाई, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो रहे थे उनको उस समय के डिक्टेटर्स जो थे, ये मोनार्क जो थे, वो क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई थी। तो ये हो गया आपका यूनिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं, जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट। ऊपर ऊपर देखा जाए तो इतना ही था इन सब में, इन दोनों की यूनिफिकेशन में। आपको वहां पे क्या, उन तीनों का नाम याद होना चाहिए, कौन कौन रोल प्ले कर रहा था उसमें, किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, और उसमें ऑटो वन बिस्मार्क का इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। इसमें आप बात करोगे तो 3 लोग इंपॉर्टेंट है, मैज़िनी, गैरिबाल्डी और काउंट कैवोर, राइट। इन तीनों के फंक्शंस या इन्होंने जो जो किया है वो पढ़ लोगे, तो इसके बाद आपके इस टॉपिक में कुछ नहीं। फिर अगला देखते हैं हम लोग क्या, अ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो 18वीं सेंचुरी में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था जिसका नाम था ब्रिटेन, ठीक है, ऐसा कोई कंट्री नहीं था, ठीक है। अब आप देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन जो है वो द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब आप देखते हो बहुत लंबा रेवोल्यूशन यहाँ पे भी चला, तब जाके वो ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बना। अब इसमें देखते हो कि भाई उस समय वहां पे कई एथनिक ग्रुप्स रहते थे, अकेले नहीं कि इंग्लिश। देखिए एथनिक ग्रुप कौन कौन थे, इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश, वेल्श, ये सब कौन थे, ये सब वहां के अलग अलग एथनिक लोग थे, एथनिक मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे जिनकी डिफरेंट आइडेंटिटी थी, ठीक है। इन सबको किसी भी करके ब्रिटेन ने या बोलो इंग्लैंड ने क्या किया, धीरे धीरे करके किसी तरीके मैनिपुलेट किया, प्रेशराइज किया, कुछ भी करके कुछ लालच दिया, इन सबको मिलाया किसमें, यूनाइटेड किंगडम बनाने के लिए। उसमें क्या 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रिसल्ट। देखिए इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, मोनार्की से उसकी पावर छीन ली। आप देख रहे हो ना, सिंपल वही चीज, छीना, मनाया, ये सब चीजों से क्या किया इन्होंने, एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है। अब 1707 की बात करोगे तो इससे लिंक करोगे तो इंडिया में भी बहुत सारी चीजें चली, उस समय इंडिया में मुगल्स थे, ठीक है। आप देखोगे ब्रिटिशर्स भी इंडिया आ रहे थे, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे तो उस समय इंडिया में क्या चला था, इंडिया में देखोगे आप उस समय ब्रिटिशर्स इंडिया भी एंटर कर रहे थे, किसी तरीके से अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे थे।
है ना। तो मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी अपना एक तरीके से कब्जा कर रहे थे, आसपास के एरियाज को ब्रिटेन के अंडर ला रहे थे, उधर इंडिया में वो अपना पैर पसारने की कोशिश फैला रहे थे। सिंपल चीज ये, ठीक। एक्ट ऑफ यूनियन क्या होता है? एक्ट ऑफ यूनियन किसके बीच में होता है? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जिसकी वजह से जिसके बाद बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब सिंपल समझिए एक्ट ऑफ यूनियन क्या है, 1707 पूछा जाएगा। तो ये एक तरीके का मीटिंग दिया, एक तरीके से समझौता था किसके बीच में? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। अब इसमें इस एक्ट में किया क्या? इस एक्ट ने इंग्लैंड को कंट्रोल दे दिया किसके ऊपर? स्कॉटलैंड का। और स्कॉटलैंड क्या हो गया? एक तरीके से स्कॉटलैंड के खुद के जो कल्चर थे उसको दबा दिया गया। वही मैं कह रहा हूं ना, इंग्लैंड ने पहले किसी तरीके से अपने अंडर किया, फिर उसका सारा जो भी कल्चर था, एथनिसिटी सब कुछ खत्म कर दिया। एक तरीके से उसका जो वजूद था वो खत्म हो गया, ठीक। वही वो दुनिया के हर कंट्री के साथ कर रहा था उस समय वही था ना। अभी आप पढ़ोगे इंपीरियलिस्ट बन गया था वो, राइट। अब आप देखो ब्रिटिश डोमिनेंस इन आयरलैंड, ब्रिटिश आयरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। आप देख रहे हो आयरलैंड में भी क्या थे? दो हिस्सों में बटे थे, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, ठीक है। अब देख रहे हैं कि द इंग्लिश असिस्टेड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू कंट्रोल द रीजन डोमिनेटेड बाय कैथोलिक्स। अब ब्रिटेन क्या करता है? अब यहाँ देखो, ब्रिटेन ने जैसे इंडिया में किया, जैसे मतलब इंग्लैंड ने इंडिया में जैसे किया ना, फूट डालो राज करो, दो लोगों के बीच में क्या कर दो? लड़ाई लगवा दो, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगवा दो और आप आपस में राज करो, मस्त राज हो जाएगा। ये ब्रिटिशर्स ने किया, सेम वही वो वहां पे अपने एरिया में भी कर रहे थे। क्या करते? प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक दो लोग थे, उन दो ग्रुप थे, उन दोनों के बीच में आग लगाई। कैसे? उन्होंने असिस्ट किया किसका? प्रोटेस्टेंट का, और उन्होंने डोमिनेट कर लिया कैथोलिक्स के ऊपर, जहां जहां उनके ऊपर वो कंट्रोल करना चाह रहे। सिंपल चीज यही है, ठीक। और ब्रिटेन ने यहाँ बहुत ही अच्छे से अपने यहाँ खाली नहीं किया, पूरे वर्ल्ड में किया। वो चाहे इंडिया में हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, चाहे आप देखो मराठा और टीपू सुल्तान वाली लड़ाई हो, इन एंग्लो मराठा वॉर हो, एंग्लो फ्रेंच वॉर हो, कहीं पे भी आप लड़ाई देखोगे तो आप देखोगे कि ब्रिटिश ने यही किया है, दो लोगों के बीच में क्या किया है? लड़ाई लगवा के अपना फायदा निकाल लिया। सिंपल चीज समझ गए। फिर आप देख रहे हो कि भाई रेवोल्यूशंस होते हैं कई सारे ब्रिटेन में भी, ठीक है। फिर आखिरी में जब होता है कि ये जब यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, तो आप देखते हो कि भाई जो चीजें अडॉप्ट की जाती है, जैसे आप ब्रिटिश फ्लैग देखोगे तो ब्रिटिश फ्लैग क्या होता है? सारे जो कंट्री से, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सबके ऊपर जो कंट्रोल आया, उन सबके जो फ्लैग था वो यूनियन जैक था, और यूनियन जैक हमेशा ब्रिटेन का फ्लैग था, ठीक। मतलब कि एक तरीके से इंग्लैंड का फ्लैग था, उसने क्या किया? इन बाकी कम्युनिटीज के ऊपर कंट्रोल करके अपना फ्लैग का वो कर दिया, क्या कि हमारा फ्लैग रहेगा। नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये बनाया गया। इन सब में देखोगे कि यहाँ पे आपको जो इंग्लिश थे उनका ज्यादा दबाव दिखता है। जैसे हम लोग ने क्या देखा अभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पढ़ा कि भाई किसका दबाव ज्यादा था? प्रोशिया का, राइट। प्रोशिया का ज्यादा दबाव था। सिंपल वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे किसका दबाव ज्यादा है? इंग्लिश का, राइट। चलिए अब आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब पर्सोनिफाइंग अ नेशन, पर्सोनिफाइंग मतलब अब अपने देश को एक पर्सनालिटी दे रहे हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता, तो हम लोग जब बोलते हैं आंख बंद करते हैं भारत माता, तो हमारे सामने भारत माता खड़ी हो जाती है, मतलब कि वो तिरंग पीछे मैप है और आगे भारत माता खड़ी है और हाथ में झंडा लेके। तो क्या पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या? हमने उनमें भारत देखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसा ही वहां पे भी हो रहा था। कहां पे? ब्रिटेन में, सॉरी यूरोप में आप देखोगे, ठीक है। जैसे हम लोग लिबर्टी की बात करते हैं, जब हम आंख बंद करते हैं लिबर्टी के बारे में सोचते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। अगर हम किसी पर्सन की तरफ देखेंगे तो हमको पता है कि कौन आ जाएगा सामने? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। हम जब यूनिटी की बात करेंगे कि देश एक करके कौन गया, तो भाई हमारे सरदार पटेल कर गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल क्यों फेमस? क्योंकि उन्होंने भाई पूरे देश को एक कर दिया, राइट। तो वही चीज है पर्सोनिफिकेशन। जब हम बात करते हैं कि भाई कौन है जो वायलेंस की बात ना करके सिर्फ नॉन वायलेंस की बात करता था, हेट्रेड की बात करता था, तो वो कौन है? हिटलर। पर्सोनिफाई हो चुका है, ठीक है। जब भी अगर कोई डिक्टेटर आज अभी आता है तो उससे कंपेयर किसको किया जाता है? हिटलर से। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। मतलब हमने क्या किया? कभी भी कोई डिक्टेटर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? हिटलर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम बोलें कि कौन है ऐसा है जो कहता था सत्याग्रह करो, नॉन वायलेंस की बात करो, ट्रुथ बोलो, ठीक है, हमेशा सच बोलो, ठीक है, तो वहां पे एक ही नाम आता है महात्मा गांधी। खाली इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में पर्सोनिफाई कौन होता है? आप देखते हो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी बोला जाता है नॉन वायलेंस का सबसे मेन लीडर कौन है, तो आपको महात्मा गांधी मिलते हैं, राइट। तो उसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन, राइट। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट है, मैरियान, जिसमें आप देखते हो मैरियाने जो फ्रांस के लिए फेमस है, ठीक है। मैरियाने जब भी देखेंगे तो इज अ फीमेल एलिगोरी, इसी को एलिगोरी बोलते हैं। एलिगोरी कुछ नहीं है, जब आप किसी पर्टिकुलर फिगर को या मेल फीमेल कोई भी हो उससे किसी चीज को क्या रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, आप उसमें डराने के लिए भी हो सकता है। जब हम बोलते हैं डरा रहे हो, जैसे हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं ना, कोई कहता है भाई मरने वाले हो क्या, तो ये कहते हैं यमराज आ रहा है, तो राइट हमने क्या किया? मरने वाला तो यमराज, पर्सोनिफाई हम लोग ने ऐसे लिंक कर दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं जब भी हम इसी को एलिगोरी बोलते हैं, मतलब हर चीज के लिए हमने किसी ना किसी को लिंक कर दिया, बस यही चीज है, ठीक है। जब हम बोलते हैं भाई बहुत ब्रिलियंट है, तो हम क्या बोलते हैं? सरस्वती, सरस्वती की कृपा है, राइट। हमने क्या किया? एलिगरी, मतलब कि जहां पे विद्या की बात आएगी वहां पे सरस्वती आ जाएगी, वही चीज है। एलिगरी क्या होती है? आप देखते हो क्या कि किसी भी पर्सनल को किसी भी चीज से लिंक कर देते हो, वो अच्छी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है,
नेगेटिव भी हो सकती है। तो मेरियान किस्मा है कहाँ पे फेमस है, फ्रांस में। इसी तरह जर्मेनिया कहाँ पे फेमस है, जर्मनी के, शी इज वेयरिंग क्राउन ओक लीव्स, ठीक है। मतलब सिंपल चीज क्या है, आप वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि जर्मन्स को वो रिप्रेजेंट कर रही है, और मेरियान किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरीके से किसको, फ्रांस के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। जैसे सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है। और ये सब चीजें उनमें बताती है, जैसे भारत माता की फोटो आती है तो उसमें हाथ में तिरंगा होता है, वही चीजें समझिए आप लोग। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नेशन। फिर आता है राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। राइज ऑफ इंपीरियलिज्म क्या होता है, आपको पता है कि भाई जैसे जैसे आपके पास क्या आएगा, आपके पास थोड़ी सी ज्यादा पावर आती है, आपके पास थोड़ा पैसा आता है, तो आप कोशिश करते हो कि आपकी टेरिटरी थोड़ी सी बढ़ जाए, राइट, ये होता है। तो भाई ऐसा ही कुछ होता था जब नेशनलिज्म बढ़ गया लोगों के पास। और फिर एक और चीज हो रही थी यूरोप में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखते हो यूरोप के पास पैसा बहुत आता है, ठीक है। यूरोप के पास पैसा आता था, अब वो क्या करते हैं, इंपीरियलिस्ट बन जाते हैं, मतलब अपनी कॉलोनीज बनाने लगेंगे, लोगों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, आसपास की टेरिटरीज को कंट्रोल करेंगे, वहां जाके वो अपना बिजनेस बनाएंगे, अपने टेरिटरी बढ़ाएंगे, यही होता है इंपीरियलिज्म। तो राइज ऑफ इंपीरियलिज्म ही है क्या, कि आप देखते हो कि भाई एक बाल्कन क्राइसिस, बाल्कन क्राइसिस में क्या होता है, बाल्कन एरिया होता है जिसमें इतने सारे कंट्रीज हैं, चाहे वो ग्रीस हो, मैकेडोनिया हो, क्रोशिया हो, रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, ठीक है, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये क्या है, ये सब क्या है, बाल्कन स्टेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी नेशनलिस्ट टेंशन शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि रोमांटिक नेशनलिज्म जो हम लोगों ने पढ़ा था, रोमांटिसिज्म, वो स्प्रेड हो रहा है, और ऑटोमन एम्पायर जो पहले बाल्कन एरिया में कंट्रोल कर रही थी वो टूट रही थी, राइट, ये टूट रही थी। तो अब क्या होता है कि ये जो कंट्रीज थी ये कह रही थी कि हमको क्या करना है, अलग होना है, मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग इनमें भी जाग गई थी, समझ गए। ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की इनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, भाई हम आपके लिए नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, बट ऐसा हुआ नहीं, समझ गए। फिर क्या होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, आप इसमें देखते हो कि कई सारे रेबल नेशनलिस्ट खड़े हो जाते हैं बाल्कन स्टेट्स को अलग करवाने के लिए। मतलब ये हर कंट्री क्या करेगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट को बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। आप देख रहे हो कि हर कोई क्लेम कर रहा है किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, और अपनी हिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहा है ये बताने के लिए कि भाई हम पहले भी क्या थे, आजाद थे, तो अब हम आपके अंडर कैसे हो सकते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम लोग भी अपनी हिस्ट्री से लिंक करते हैं। जब कोई कहता है कि भाई आपको अच्छा इंसान बनना है तो कैसे बनना है, तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा, हिस्ट्री में देखा कि हमारे यहाँ क्या है, प्रभु श्री राम थे, तो आपको क्या करना है, वैसा ही बनना है, तो हमने हिस्ट्री से क्या किया, लिंक कर दिया। तो सिंपल वैसी ही चीज क्या है कि हमारा जो बाल्कन स्टेट के नेशनलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, हिस्ट्री से लिंक कर रहे थे कंट्रीज को, और ये कहना चाह रहे थे कि भाई हमको भी, जब हम हिस्ट्री में आजाद थे तो हमको अभी भी आजाद होना है, बस सिंपल चीज ये। और क्या था, अब यूरोपियन पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये लोग क्या करते हैं कि ये चाह रहे थे इनको वहां की पावर मिल ही रहे, ये और ये भी अपने आप को क्या करना चाह रहे थे, ये भी अपने एरिया को बढ़ाना चाह रहे थे, सिंपल चीज ये, ठीक है। और ये चाह रहे थे कि भाई दे अपोज द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन एक्सटेंडिंग देयर ओन एरिया ऑफ कंट्रोल। मतलब सिंपल चीज क्या है, ये चाह रहे थे कि इनके पास एरिया है, बस और कुछ नहीं, कॉमन सेंस है भाई, इनके पास भी पैसा आ गया, राइट। अब का इंटेंस राइवलरी होती है आपस में, इन कंट्रीज क्या होती है, आपस में लड़ने शुरू हो जाती है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है, सब हर कंट्री एक दूसरे से लड़ने शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से यही है, ये धीरे धीरे आपस में राइवलरी बढ़ती रहेगी, और क्या आएगा, एंड में आप देखते हो वर्ल्ड में पहला वर्ल्ड वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन बाल्कन स्टेट, जिसमें आप देखते हो कि भाई आपस में लड़ाई की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बात पहुंच जाती है, समझ गए। ये हो गया क्या आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। अब एंटी इंपीरियलिज्म एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज। अब भाई एंटी इंपीरियलिज्म का मतलब क्या, अब भाई जैसे इंडिया में भी देखते हो ब्रिटेन ने कंट्रोल किया, ठीक है, फिर हमारे साथ वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने लगा, हमारे को वो राइट्स नहीं दे रहा था, डोमिनेट कर रहा था। तो क्या होता है कि आप देखते हो कि एंटी इंपीरियलिस्टिक, मतलब हमारे लिए उनके मन में हम लोग उनके अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, राइट। हम लोग चाहते हैं कि उनको हमारे देश से भगा दिया जाए, उसी को बोलते हैं क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज। हम लोग भी कॉलोनीज थे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, यूनाइट होके इन सारे इंपीरियलिस्ट कंट्रीज को भगाने की कोशिश की, वो चाहे वो यूरोप की बात हो या किसी वर्ल्ड के किसी कोने की बात हो, कहीं पे भी अगर आप देख रहे हो इंपीरियलिज्म होगा तो एंटी इंपीरियलिज्म शुरू होगा, आज नहीं तो कल। सिंपल चीज ये, एंटी इंपीरियलिज्म क्यों होना चाहिए, क्यों होता है, सिंपल चीज भाई, अगर कोई कंट्री आपके ऊपर कंट्रोल करेगी तो उसके लॉज आपके ऊपर होंगे, ठीक है, आपके लॉज आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे नहीं, तो सिंपल चीज क्या, आप उनके अकॉर्डिंग काम करोगे, तो वही एंटी इंपीरियलिज्म हर ये था, ठीक है। अब यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नॉट रेप्लिकेटेड एवरीवेयर, पीपल डेवलप देयर ओन फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। अब हर कंट्री ने अपने हिसाब से क्या किया, नेशनलिज्म को अपनाया। कहीं पे आप देखते हो वॉर के थ्रू, कहीं पे आपने देखा हमारे इंडिया में नेशनलिज्म में नॉन वायलेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, वायलेंस ने एक अलग रोल प्ले किया था, पर नॉन वायलेंस ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गांधी जी द्वारा, राइट। तो सबका नेशनलिज्म का तरीका अलग था, बट था क्या, एंटी इंपीरियलिस्टिक, बस बात ये है, ठीक है। बस आपका ये चैप्टर एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, राइट। अब बाकी जितने भी 3 वीडियोस हैं, आई थिंक 4 वीडियोस में हम लोग ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक। अब आप जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा वो पर्टिकुलर वीडियो देखो और एक तरीके से चैप्टर पूरी तरीके से तैयार कर लो। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।